नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। नई सीरीज में शुरुआत करते हैं और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं और अति महत्वपूर्ण है, आ भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान अब पाकिस्तान में है वो है आपका हड़प्पा। देख लीजिए, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पंजाब प्रांत में। किस जिले? मांटगोमरी जिले। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। सर्वप्रथम किसने इसका उत्खनन किया? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया गया। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। दाएं या बाएं? तो बाएं। इसकी खुदाई किसने करवाई? 1961 में बीबी लाल तथा वीके थापर। लोथल कहाँ है मित्रों? गुजरात में। इसकी खुदाई 1955-62 के मध्य SR राव ने की। आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। इसकी खोज 1958 यज्ञदत्त शर्मा। सेकंड क्वेश्चन, आसान सा प्रश्न है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है वह है आपका मुंडको उपनिषद। देख लीजिए। और इस आदर्श शब्द सत्यमेव जयते का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट जो सारनाथ में है, वाराणसी में, के साथ किया गया है। मुंडको उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। कठोपनिषद में क्या है मित्रों? यम नचिकेता का आख्यान है। तथा छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अति महत्वपूर्ण सारे फैक्ट हैं मित्रों। छांदोग्य उपनिषद से ही अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के आर्य सत्य तथा महावीर के जियो और जीनो दो का सिद्धांत लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तीसरा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी आपकी डी ब्राह्मी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त? 1028 सूक्त। सबसे प्राचीन कौन सा है? दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। किस मंडल को बाद में जोड़ा गया? 1 और 10 को, इसीलिए इसे नवीन मंडल कहते हैं। क्वेश्चन 4, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में जिस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है वह है आपका अंगुत्तर निकाय। और 16 महाजनपदों को याद रखना है मित्रों। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, दोनों से ही सूचना मिलती है। और दीघ निकाय में बुद्ध के आखिरी क्षणों का वर्णन है। दीपवंश से हमें सिंहल राज्य की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की संख्या 3 है जिसे त्रिपिटक कहा गया है। कुंडलपुर जन्म स्थान है अशोक का, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। कुंडलपुर जन्म स्थान है आपके महावीर स्वामी का। कब हुआ था जन्म? याद करिए, 599 ईसा पूर्व, वैशाली के निकट है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कथन और कारण का प्रश्न, वक्तव्य पर विचार करिए। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य गणतंत्र की राजधानी थी। सही, गलत, अनुमान लगाइए। तो ये सही। कारण आर,
महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। सही, गलत, सही। व्याख्या या एक्सप्लेनेशन के रूप में, सही या गलत, तो गलत। तो कह सकते हैं बी सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। षोडश महाजनपदों में एक मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में कुशीनगर की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की जाती है। क्वेश्चन 7, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। तो प्राचीन काल में जिस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, आपके ये गुप्त हैं। क्यों कहा जाता है ये देख लीजिए। कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था? 319 से 550 का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसी समय कला, साहित्य, धर्म, आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। शुंग वंश 184 बीसी से 75 बीसी, मौर्य वंश 323 बीसी से 184 बीसी। मौर्य वंश के बारे में, उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? मौर्य वंश में। मगध साम्राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हर्यंक वंश के बिंबिसार ने किया था। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। बैजनाथ धाम किस मंदिर से रिलेटेड है? देख लीजिए, यह है शिव मंदिर। सारनाथ सभी को पता है मित्रों, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा आपका जैन मंदिर। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। सही उत्तर है। बैजनाथ धाम कहाँ पे है? वो है आपका झारखंड। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। दिलवाड़ा आपका कहाँ है? राजस्थान में। किसके द्वारा निर्मित? विमल शाह। बद्रीनाथ उत्तरकाशी उत्तराखंड, विष्णु मंदिर। क्वेश्चन 9, फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। देख लीजिए, चालुक्य किससे सुमेल होगा? अनुमान लगाइए। चालुक्य सुमेल होगा आपका बादामी। पल्लव कांचीपुरम। हर्ष सभी को पता है कन्नौज। पांड्य मदुरई। सही उत्तर ए। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, हर्ष की कन्नौज, पांड्यों की मदुरई और चालुक्यों की बादामी थी। क्वेश्चन 10, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। तो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो है बलबन का मकबरा। और यह मकबरा मित्रों दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा राय पिथौरा किले के निकट, कहाँ? राय पिथौरा किले के निकट निर्मित किया गया स्वयं का मकबरा है, खुद से बनवाया गया है। बलबन का मकबरा इस्लामिक कला का श्रेष्ठ नमूना है। क्वेश्चन 11, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। तो तुलसीदास आपके समकालीन थे अकबर, जहांगीर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, रामलला नहचू तथा ब्रज भाषा में विनय पत्रिका। अवधी भाषा में रामचरितमानस है, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका। क्वेश्चन 12, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था किसानों से टैक्स वसूलना, आय व्यय का लेखा रखना, न्याय देना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था आपके
अनुमान लगाइए, आय व्यय का लेखा रखना। और इसके पास जो मीर बख्शी था उसके पास दीवाने आरिज सैन्य विभाग के भी समस्त अधिकार होते हैं या होते थे। 13 फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था मोती महल, पंचमहल, रंगमहल, हीरा महल। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था आपका पंचमहल। विस्तार से अकबर ने सलीम जहांगीर के बाद जन्म के बाद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा 1571 में इसे अपनी राजधानी बनाया। तो दो फैक्ट जुड़े हुए मित्रों, ये पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट नगर की स्थापना की गई। किस लिए? सलीम जहांगीर के जन्म के बाद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए। और कब राजधानी बनाया इसे? 1571 में। और फतेहपुर सीकरी में ही पिरामिड के आकार का, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि पिरामिड आकार का ये कौन सा ये है? तो पंचमहल या हवा महल का निर्माण। वैसे तो हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। 14 किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो जिस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी वो है लॉर्ड मेयो। देख लीजिए इसके विस्तार को। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो काल 1869 से 1872 में उनके भ्रमण के दौरान एक दंडित अफगान अपराधी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इनके शासनकाल में बजट घाटे को कम किया और आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। इनके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में, भारतीय राजाओं के पुत्रों को उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की। मेयो ने ही 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की और प्रथम जनसंख्या सेंसस 1871 में इनका मुख्य कार्य था। लेकिन इसमें एक फैक्ट और है मित्रों, जो प्रथम जनसंख्या सेंसस 1871 दिया हुआ है तो नियमित अगर कभी पूछा जाता है तो वो है, अनुमान लगाइए, मेरा अनुमान शायद 1881 या 82 है। नियमित जनसंख्या प्रथम तो 1871 में हुई, शायद 1882 है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 15 अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। 1853, 1855, 1856 या फिर 1857। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया 1856। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर अवध का विलय साम्राज्य में कर लिया। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, करतार सिंह सरभा तथा अशफाकुल्ला खां। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा मित्रों, इंग्लैंड में, ये इंडिया या भारत की बात नहीं हो रही है, वो इंग्लैंड की बात हो रही है। तो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा जिन्हें इंग्लैंड में मिली वो है मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह। क्यों मिली देख लीजिए। सर कर्जन वायली भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता थे। गणेश सावरकर के देश निर्वासन में उनका हाथ था, इसलिए वीर सावरकर की प्रेरणा से एक सभा में सर कर्जन वायली को 1 जुलाई 1909
में मदन लाल ढींगरा ने गोली से उड़ा दिया। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड मिला। उसी प्रकार लंदन में सुनाम पटियाला के सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के मुख्य आरोपी माइकल ओडायर को 13 मार्च 1940 को गोलियों से भून डाला। एक मित्रों जनरल डायर है और एक माइकल ओडायर है, कंफ्यूज नहीं होना है। जलियांवाला बाग के मुख्य आरोपी माइकल ओडायर और जिसने गोली चलाई जनरल डायर। तो कभी कभी ये दो नाम में कंफ्यूजन भी होती है। कब उड़ाया? 13 मार्च 1940 को गोलियों से भून डाला। उन्हें भी फांसी की सजा दी गई। मरने से पहले क्या बोला सरदार ऊधम सिंह ने? मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैंने अपने देशवासियों के घोर अपमान का बदला ले लिया। माइकल ओडायर और जनरल डायर में आप अंतर देख लीजिएगा। 17 दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, अलीगढ़ में, इलाहाबाद, लखनऊ या लाहौर में। तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में आयोजित किए थे अपने अधिवेशन। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। इस सम्मेलन में मुख्य बात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट के सहयोग से। और मुख्य बात लोकमान्य तिलक ने इसी सम्मेलन में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन की बात कही थी और जिसे महात्मा गांधी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया। क्वेश्चन 18 राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। चंपारण, असहयोग, भारत छोड़ो, दांडी मार्च। तो सही कालानुक्रम क्या है? आसान सा प्रश्न है मित्रों, देख लीजिए। पहले चंपारण, फिर दूसरे नंबर पे आपका असहयोग, तीसरे पे दांडी मार्च और चौथे पे भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर ए। चंपारण 1917, असहयोग 1920, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन 19 गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्वेश्चन 20 निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। तो जिसने स्वराज पार्टी के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था CR दास। चित्तरंजन दास 1922 को गया अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, 1922 याद रखिएगा। लेकिन उन्होंने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। कहाँ पे की? इलाहाबाद में। तो मित्रों दो प्रश्न है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। कब त्यागपत्र दिया? 1922 में। पार्टी कब बनाया? फरवरी 1923 में। कहाँ बनाया? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का उद्देश्य चुनावों को लड़ना और विधानमंडल में प्रविष्ट होना था। कांग्रेस तैयार थी इसके लिए? नहीं। बाद में तैयार हो गई? हाँ। किस शर्त पर? कि चुनाव लड़ने और विधानमंडलों में जाने की आज्ञा दे दी और वे विधानमंडलों द्वारा सरकार के संचालन को असंभव बना देंगे। स्वराज पार्टी ने चुनाव जीतकर विधानमंडलों में प्रवेश किया और केंद्र तथा बंगाल और मध्य प्रांत में सरकार के मार्ग में अनेक अड़चनें भी उपस्थित की। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है?
देख लीजिए, करो या मरो जवाहरलाल नेहरू, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक। आसान सा प्रश्न है, तीसरा सही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। करो या मरो किसका नारा है? महात्मा गांधी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक ने, तथा अहिंसा से स्वतंत्रता की प्राप्ति हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यह भी गांधी जी का नारा है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा कब दिया था? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद। और करो मरो का नारा महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दिया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अभी आया था मित्रों, अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन 22, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लीजिए, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में जो कथन असत्य है वो है आपका बी। देख लीजिए विस्तार से, गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ कहाँ से किया था? दांडी से यहाँ 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से किया था। कितने मील चले? 240 मील। कितने दिनों में? 24 दिनों में। कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930। और उसके बाद समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून को भंग किया गया। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं था JL नेहरू, बलदेव सिंह, अली जौहर, BR अम्बेडकर। तो अंतरिम सरकार के सदस्य जो थे जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जौहर, BR अम्बेडकर नहीं थे। कब गठन हुआ था मित्रों अंतरिम सरकार का? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया? 14 सदस्यीय। इसमें अंबेडकर जी नहीं थे। 24, भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिद्धिनकर, गणेश श्यामलाल गुप्ता पार्षद, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो भारत में झंडा गान के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। देख लीजिए, भारत के ध्वज गीत झंडा ज्ञान, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जनगण मन के रचयिता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? पंडित विशन नारायण धर। 25, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में, क्रिप्स मिशन के विरुद्ध प्रदर्शन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध प्रदर्शन में, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। तो लाला लाजपत राय घातक रूप से आपके घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। विस्तार से देखिए। और ये प्रदर्शन कब हुआ था? नवंबर 1927 में, जब ब्रिटिश सरकार ने 1919 के एक्ट के अंतर्गत किए गए सुधारों की सफलता पर प्रतिवेदन देने और नए परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे। फरवरी 1928 में यह कमीशन भारत पहुंचा और सभी दलों ने विरोध किया। 7 फरवरी 1928 को कमीशन जब बंबई पहुंचा तब इसके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। इस कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया। इसी दौरान उनकी लाठियों से प्रहार किया गया और उनकी मृत्यु हो
गई। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी मित्रों? मई 1930 में। तो याद रखिएगा 1927 में गठन किया गया, किस लिए? 1901 की समीक्षा करने के लिए। फरवरी 1928 में भारत पहुंचा और मई 1930 में कमीशन ने रिपोर्ट दी। क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया? विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण, बी खिलाफत आंदोलन को गांधी जी का समर्थन, सी 1905 में बंगाल विभाजन, डी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने अंततः देश के विभाजन का बीजारोपण का काम किया, विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। 27, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दी जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य JB कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जिसने सुझाव दिया कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दी जाए, वो हैं आपके महात्मा गांधी। अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने का सुझाव दिया। और फैक्ट क्या है? गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से भागने वाले पहले क्रांतिकारी थे। JB कृपलानी भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों 28, स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे थे, दादरा तथा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। तो द वाले याद रखिएगा, जितने भी नाम है पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे। दादरा नगर हवेली तथा गोवा दमन द्वीप स्वतंत्रता के पूर्व नियंत्रण में थे, जबकि पांडिचेरी और लक्षद्वीप फ्रांसीसियों के अधीन थे। पांडिचेरी और लक्षद्वीप। तो ये सीरीज यहीं समाप्त होती है मित्रों। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।